Hello everyone. Now today we are going to start a very new unit, that is biotechnology. Very easy and interesting one, and different product and processes have made our life so easy and full of disease free also, and nutritious also. So in this video we will discuss about different aspects of biotechnology. Now सबसे पहले अगर हम बात करें what is the meaning of biotechnology, जैसा कि नाम है टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी. या मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम है, उस एंजाइम का हम यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, तो उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी. अगर हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड थे, जैसे घर पर दूध से दही बनाना, इडली और डोसा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि वहाँ पर भी हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं. बट आज की डेट में जो मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ हो रही है, और उसके अंदर क्या क्या आएगा, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन हैं उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जैसे अगर हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया इज हैविंग इंसुलिन जीन, सो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ई कोलाई. सो दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और transgenic organism. So use of genetically modified organism to produce product on a large scale. Dear students, this is very vast area जहाँ पर हम different फंजाई को, बैक्टीरिया को और different यूकैरियोटिक सेल्स को यूज कर रहे हैं to produce product on a very large scale. जैसे different type of vitamins हैं या hormones हैं, antibiotics है, they are produced at a very large scale because इनका जो cost of production है वो कम रहेगा and they are safer to use, they do not cause any allergy. सेकेंड जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेयर फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन एज प्रेजेंट विद इन द बॉडी. किसी भी जीन को सिंथेसाइज करना, उसको यूज करना. जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि जैसे इंसुलिन जीन अगर हमें सेल से मिल जाता है तो वो अपना पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम सेल से एक्सट्रैक्ट, हम उसको न्यूली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. तो सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, इन सब के एग्जांपल्स हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन. अब डीएनए वैक्सीन क्या है, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और ये अभी एक दो जो है डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट अवेलेबल हुआ है और ट्रायल बेस पर ही है अभी. और ये है क्या एक्चुअली, मान लीजिए किसी फ्रूट्स के अंदर हमने कोई पर्टिकुलर जो है जीन डाले एंड दैट जीन इज कोडिंग फॉर प्रोटीन, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में किसका काम करेगा, वैक्सीन का काम करेगा. सो अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके थ्रू ही आपको क्या मिल रही हैं, वैक्सीन. जैसे पोलियो वैक्सीन में पोलियो ड्रॉप्स के थ्रू जो है बच्चे को पोलियो वैक्सीन दी जाती है, और ये मैसिव लेवल पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है. अब डीएनए वैक्सीन क्या है कि आपने वो पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल ईट किया और ऑटोमेटिकली वैक्सीन आपकी बॉडी में चली गई. अभी आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट ए डीएनए वैक्सीन एक्चुअली, बट वहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि डीएनए वैक्सीन क्या है. सो डीएनए वैक्सीन मीन्स जीन इंट्रोड्यूस करना किसी पर्टिकुलर क्रॉप में ताकि वो जीन कोड करेगा प्रोटीन को, एंड दैट प्रोटीन इज एक्टिंग एज वैक्सीन. So this is also a part of biotechnology. जेनेटिक डिजीज़ को ठीक करना, करेक्ट करना. आप बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिनका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है. आने वाले टाइम में हमारे पास इनके सॉल्यूशंस मिलने के जो हैं कुछ गुंजाइश है कि यस वी आर होपिंग कि हमें जल्दी ही इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. सो डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, इसमें भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे हम, एडीए जीन थेरेपी, जहाँ पर जैसे हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज आर देयर, तो उन डिजीज़ को हम ठीक कर पाएँ, ट्रीट कर पाएँ. सो ये भी बायोटेक के अंदर इंक्लूडेड है. तो बायोटेक में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड है,
यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ताकि कोई भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन को सिंथेसाइज करना और यूज़ करना। डीएनए वैक्सीन डेवलप करना। डिफेक्टिव जो डिजीज़ हैं जो डिजीज़ हैं जो डिफेक्टिव जीन की वजह से उन डिजीज़ को ठीक करना, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की नई जो डेफिनेशन दी है वो उसके अंदर जो मॉडर्न व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का और जो ट्रेडिशनल व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का, दोनों को उन्होंने इंटीग्रेट किया है। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है, नई बायोटेक्निक्स का जो हम डेवलपमेंट कब कर सकते हैं, जब हमें बायोडाइवर्सिटी की समझ हो। क्योंकि अगर हमें मालूम होगा कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन है जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसका एंजाइम का यूज़ हम कर सकते हैं। कोई उसमें एक मॉलिक्यूल है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी बॉडी में पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक करने के लिए या कोई एडवांटेज लेने के लिए, तो उसी के बाद नई टेक्निक्स जो हैं डेवलप हो पाएंगी। सो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन EFB के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल का पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग मीन्स वो बायोमोलिक्यूल जो दूसरे वो केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल है उनसे रिजम्बलेंस शो करते हैं, उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एनालॉग। सेम वही काम हमारी बॉडी में करेंगे, सो उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एनालॉग। सो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर फंजाई है, सेल भी हम ले सकते हैं, जैसे अगर यूकैरियोट्स में लेंगे तो हम सेल को कल्चर करेंगे। मॉलिक्यूलर एनालॉग कोई पर्टिकुलर केमिकल भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज हैं इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, लार्ज स्केल पे इनको प्रोड्यूस करना, सो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। दो मेन टेक्निक हैं जिनकी वजह से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है दैट हैज़ बिकम पॉसिबल। इसमें सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे एक इंजीनियर मशीन खराब होने पर उनके पार्ट्स को मैनिपुलेट करता है, इसी तरीके से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो एनिमल है उसकी फिनोटाइप क्या होगी, चेंज। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कोई भी सेल आपको कल्चर करनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका जो कल्चर मीडियम है और जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। बिकॉज अगर आप एयर में भी देखें तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इज़ देयर, और वो लाइफ आपके कल्चर को कंटेमिनेट कर सकती है। तो आपको इस तरह का कल्चर प्रोसेस डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो माइक्रोबियल फ्री हो, तभी आप अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यूज़फुल जो डिज़ायरेबल अमाउंट में ले पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका कल्चर कंटेमिनेटेड हो जाएगा और जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्कवरीज ऑफ दीज एंजाइम। सो थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट जिन्होंने इन एंजाइम को डिस्कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने उनके नाम भी लिखे हैं, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ, और तीनों को ही इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक जस्ट हैव ए लुक। न्यूक्लिएजेस वो एंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। दो तरह के हैं न्यूक्लिएज, वो एक्सोन्यूक्लिएज जो न्यूक्लिक एसिड को एंड से कट करे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी न्यूक्लियोटाइड, और इस एंजाइम को यूज करने के लिए कौन से न्यूक्लिक एसिड को ये कट कर सकता है जिसके पास फ्री एंड है। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम प्लाज्मिड को एक्सोन्यूक्लिएज से ट्रीट करेंगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज प्लाज्मिड डू नॉट हैव फ्री एंड्स। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक्सोन्यूक्लिएज कब काम करेगा, जब उसके पास फ्री एंड्स होंगे, और रिजल्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड।
एंडोन्यूक्लिएज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेकिन डीएनए को पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। दोनों एंजाइम में एक ही बात है कि दोनों ही फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं, बट ये एंड से कट करेगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, और ये बीच बीच से कट करेगा तो हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जिनका साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। दैट डिपेंड ऑन साइट कि कहाँ से उन्होंने कट किया है। एंडोन्यूक्लिएज की ही टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मीन्स वो एंजाइम जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करे। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये एंजाइम सिर्फ कौन से डीएनए को कट करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। दूसरी सबसे खास बात जिनकी वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी का बेस है कि वो एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करेंगे, हर वक्त एक स्पेसिफिक साइट पर कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरसेस। एक्चुअली these enzymes are part of defense system in prokaryotes. Again next important MCQ is कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलेंगे। ये प्रोकैरियोट्स के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और वायरस के डीएनए को पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सबको नहीं कर पाएंगे, हर बैक्टीरिया के पास अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं जो अलग अलग तरह की रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वायरस के डीएनए में वो सीक्वेंस है तो उसको कट करेंगे, तो जिसकी वजह से जो वायरस का डीएनए है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स, और वो वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अंदर से कट करेंगे, फ्रेगमेंट्स क्रिएट करेंगे, स्पेसिफिक साइट से ही कट करेंगे, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कट करेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, और बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेसिफिसिटी के साथ साथ ये लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हैं। कैन वर्क इन विट्रो ऑल्सो, कैन वर्क इन लेबोरेटरी, और यही वजह है कि इन्हें हम एज ए मॉलिक्यूलर सीजर यूज करेंगे। कहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी में। वो हमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सो दे कैन वर्क इन विट्रो ऑल्सो। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी में काम करेंगे। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसके साथ अटैच होंगे और फिर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करेंगे। ये एग्जाम्पल हम लेंगे आगे यहाँ पर इको R1 का। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को एक पर्टिकुलर एंड से कट करेंगे। हर एंजाइम की एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसके साथ अटैच होंगे और फिर एक पर्टिकुलर जगह से ही कट देंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है दे रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मीन्स फाज वर्ड इज यूज्ड फॉर वायरस। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको हम कहेंगे बैक्टीरियोफाज। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में रेस्ट्रिक्शन का मतलब है दे रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। Restriction endonuclease were discovered by 3 scientists, Arber, Nathan and Smith, and for this they were awarded by Nobel Prize. They are also known as molecular seizure or molecular scalpel because they cut double-stranded DNA into different fragments. rDNA technology, genetic engineering का new name क्या है? Recombinant DNA technology is possible because of discovery of these enzyme. पूरे चैप्टर में हम rDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो rDNA टेक्नोलॉजी इन्हीं एंजाइम की वजह से पॉसिबल है, और ध्यान रहे इन एंजाइम की खास बात क्या है कि डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करेंगे, हमेशा उसी पर्टिकुलर पॉइंट से कट करेंगे। तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी है। दूसरा, लेबोरेटरी में भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको हम यूज करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम पढ़ने से पहले जस्ट हैव ए लुक एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हमें इसका लर्न करना है। इको R1, इको R1 इज द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जस्ट हैव ए लुक एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज 5 to 3 प्राइम में है GAATTC। अब दूसरे स्ट्रैंड पर इंटरेस्टिंग टू नोट इज, यहाँ देखिए 5 to 3 प्राइम GAATTC। अगर 5 to 3 यहाँ रीड करते हैं, 5 to 3 यहाँ रीड करते हैं तो सीक्वेंस सेम है,
पैलिंड्रोम उन वर्ड्स को कहते हैं जो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है, जिनकी जो स्पेलिंग है वो सेम है। जैसे अगर हम पढ़े मलयालम, मलयालम को आप चाहे शुरू से आगे कर रिवर्स कर दीजिए इनके अल्फ़ाबेट्स, तो आपको हमेशा सेम ही जो है प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, दैट इज़ मलयालम। जैसे हिंदी में जहाज है, जहाज है, जहाज है। डालडा, डालडा घी का ब्रांड है, डाल है, डाल है, डा। सो इसी तरह पैलिंड्रोम्स क्या हैं? वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस विच आर सेम व्हेन रीड इन सेम ओरिएंटेशन। 5 to 3, 5 to 3 दोनों ही जगह पढ़े तो वो आपको सेम मिलेगी। जैसे यहाँ देखिए GAATTC, GAATTC। सो दिस इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1 की। इन एंजाइम की ब्यूटी है कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। जैसे EcoR1 का स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। सो ये आपको लर्न भी करना है। अब कट कहाँ करेगा वो भी स्पेसिफिसिटी है, हमेशा कट करेगा G एंड A के, हमेशा कट करेगा G एंड A के बीच में। अब G एंड A के बीच में कट करने पर आपको किस तरह का सीक्वेंस मिलेगी ये देखिए यहाँ पर। और इन ये जो पार्ट है ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड? ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड। और इसी तरह यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इन सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? स्टिकी एंड्स। सो जनरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अपनी पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को सेंटर से दूर कट करते हैं। ये देखो, अगर सेंटर में कट करते तो आपको ब्लंट एंड मिलते। ये देखिए, इस एंजाइम का हमने एग्जांपल लिया है, तो अगर सेंटर से कट करेंगे तो आपको कैसे एंड मिलेंगे? ब्लंट एंड मिलेंगे। लेकिन अगर हम सेंटर से दूर कट करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो हमें क्या मिलेंगे? स्टिकी एंड्स। मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्रिएट स्टिकी एंड्स और कुछ ही ब्लंट एंड क्रिएट करेंगे। अब स्टिकी एंड का बेनिफिट क्या है? उसके लिए सबसे पहले अब हमें ये वर्ड पढ़ना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए जो दो डिफरेंट सोर्स से मिलकर बना है। जैसे अगर हमने इकोलाई के प्लाज्मिड में अपना इंसुलिन जीन जोड़ दिया है तो वो प्लाज्मिड कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर हमने जोड़ दिया है तो उस डीएनए को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर हमने इस एंजाइम को EcoR1 से ट्रीट किया, कैसे एंड मिले? स्टिकी एंड। ये जो स्टिकी एंड्स हैं दीज आर एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं किसी दूसरे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ। सो जो स्टिकी एंड्स हैं वो कहीं ना कहीं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करेंगे, उन दोनों डीएनए को जुड़ने में हेल्प करेंगे, ताकि अब जैसे इसको इनको हम वापस जोड़े तो जुड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। टी के साथ ए, टी के साथ ए, टी के साथ ए के साथ टी, तो कौन सी बॉन्ड बन जाएगी यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ध्यान रहे जी और ए को जोड़ने के लिए, जब आप इन दोनों सेगमेंट्स को जोड़ना चाहेंगे तो जी को ए के साथ जोड़ने के लिए कौन सी बॉन्ड चाहिए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ एंजाइम चाहिएगा लाइगेज, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हमने इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो सेम ओरिएंटेशन पढ़ने पर सेम मिलेगी, GAATTC, GAATTC। ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को सेंटर से दूर कट करेंगे ताकि क्या क्रिएट हो? स्टिकी एंड्स क्रिएट हो। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ब्लंट एंड भी क्रिएट करते हैं। जैसे EcoR1 स्टिकी एंड क्रिएट करता है लेकिन EcoR5 ब्लंट एंड क्रिएट करता है। So this is the mechanism of action of restriction endonuclease. ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिटी होगी। दिस इज GAATTC। ये जो डीएनए सेगमेंट है दिस इज हैविंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सीक्वेंस फॉर EcoR1 और ये हमेशा G और A के बीच में कट करेगा। और यहाँ पर ये जो एंड्स हैं, कैसे एंड्स हैं? स्टिकी एंड्स। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए ये सीक्वेंस है, बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में अगर ये सीक्वेंस है तो बैक्टीरिया अपने जीनोम को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इन एंजाइम से। हम इकोलाई की बात कर रहे हैं। इकोलाई बैक्टीरिया इज हैविंग डीएनए और इकोलाई के पास EcoR1 एंजाइम भी है। अब अगर बैक्टीरियल जीनोम में ये सेम सीक्वेंस होगी तो क्या होगा?
इको R1 उसे भी कट कर देगा, बट नहीं करेगा थैंक्स टू वन मोर कैटेगरी ऑफ एंजाइम। अगर ऐसा होता ना, अगर दूसरी कैटेगरी का एंजाइम नहीं होता तो क्या होता, ये एंजाइम इन्हें ही कट कर देता और बैक्टीरिया की क्या हो जाती, डेथ। तो ऐसे बैक्टीरिया तो हमें देखने को मिलेंगे ही नहीं, बट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के पास खुद का अपना मैकेनिज्म है जिससे वो अपने डीएनए को किससे प्रोटेक्ट कर सकता है, इको R1 से। अब होगा क्या, मान लीजिए ये बैक्टीरियल जीनोम है और इसके पास भी GAATT सीक्वेंस है, ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये एंजाइम इको R1 एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब बैक्टीरिया के पास एक और तरह के एंजाइम है जिनको हम कहेंगे मिथाइलेज। एक्चुअली वो मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इस जी के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। अब यहाँ देखिए इन एंजाइम की स्पेसिफिसिटी, जस्ट मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से ये एंजाइम इसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा, आई डोंट नो हु आर यू, और बैक्टीरिया को बेनिफिट मिल गया। बैक्टीरिया को इको R1 से अब कोई खतरा नहीं है। सो ध्यान रहे, इको R1 बैक्टीरियल जीनोम को कोई हार्म नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो मॉडिफाई हो गई है। किसकी वजह से? मॉडिफाइंग एंजाइम की वजह से। 1963 two different categories of enzyme were identified in bacteria। एक वो एंजाइम है जो बैक्टीरिया के जीनोम को मॉडिफाई करेगा, जीनोम की सीक्वेंस को मॉडिफाई करेगा, दैट इज मॉडिफाइंग एंजाइम। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं कर पाएंगे। सो मॉडिफाइंग एंजाइम का काम है दिस प्रोटेक्ट बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या होगा, इट विल कट वायरल डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। सो बैक्टीरिया के अंदर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड दो एंजाइम है, एक एंजाइम जो वायरल के डीएनए को सेगमेंट्स में कट करेगा और दूसरा एंजाइम जो बैक्टीरिया की खुद के डीएनए सीक्वेंस को मॉडिफाई करेगा ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उसे कट नहीं कर पाए। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लिए हमने इको R1 का। फर्स्ट अल्फाबेट इज डिराइव्ड फ्रॉम जीनस Escherichia। Next two alphabet are derived from species coli। Next alphabet R is derived from strain RY13 and one Roman number indicate कि कौन से ऑर्डर में ये ई कोलाई से आइसोलेट किया गया था। सो इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इको R1, E फॉर Escherichia, Co फॉर कोलाई, R फॉर strain RY13 and 1 for the order first identified। Very simple। Now one more example, Hind3 में H is from genus Haemophilus, IN from influenza, Haemophilus influenza, D refer to type of strain, this is RD com COM10, RD com10 and 3 identifies the number 3 enzyme discovered from that particular organism। और यहाँ पर आपको लर्न करना है एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो आइडेंटिफाई किया गया दैट वाज इन द सेकेंड, और उसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट वाज कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि उसे हमने Hind2 क्यों कहा। सो उसका आंसर है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं वो 5 टाइप के हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, और उनकी भी नेमिंग एक्चुअली रोमन नंबर के बेस पर ही कर रखी है। तो यहाँ से हिंड सेकंड का मतलब, यहाँ सेकंड ऑर्डर नहीं है, हिंड सेकंड का मतलब है टाइप ऑफ, सेकंड का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अदरवाइज सभी एंजाइम में 1 to 3 का मतलब क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, किस ऑर्डर पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से उसे डिस्कवर किया गया। यस, दिस एग्जाम्पल शो हाउ ए रिकॉम्बिनेंट DNA इज फॉर्म्ड।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो डीएनए है, सपोज इंसुलिन जीन है एंड दिस इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये वेक्टर डीएनए है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू वांट टू इंट्रोड्यूस इंसुलिन जीन इनटू ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई के अंदर आप इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो और बैक्टीरिया क्या सिंथेसाइज करे, इंसुलिन। बैक्टीरिया को कल्चर करना बहुत इजी है, लो कॉस्ट भी रहेगी और फास्ट प्रोसेस भी है रिप्रोडक्शन का, तो कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इंसुलिन जीन को किस में इंट्रोड्यूस करें, बैक्टीरिया में। अब क्वेश्चन अराइज कि बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए है, एक न्यूक्लियर डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए है। तो हम न्यूक्लियर डीएनए में इंट्रोड्यूस करने की बजाय कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए में। उसका एडवांटेज क्या रहेगा कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का नंबर एक से ज़्यादा होता है और ये हम जेनेटिकली बढ़ा भी सकते हैं। बैक्टीरिया का नंबर, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का नंबर 1000 तक जा सकता है। तो आप सोच के देखो, अगर हम इंसुलिन जीन को न्यूक्लियोइड के अंदर इंसर्ट करते तो एक जीन की कॉपी होती, एक बैक्टीरिया में एक ही इंसुलिन जीन होता। लेकिन अगर हम इंसुलिन जीन को कहाँ डाल रहे हैं, प्लाज्मिड डीएनए में, और प्लाज्मिड मान लीजिए बैक्टीरिया में 100 हैं या 1000s हैं, तो उतनी एक ही बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन की कॉपी 100 से 1000 टाइम बढ़ गई है। सो आपको प्रोडक्ट भी 100 से 1000 टाइम क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सो जो फॉरेन डीएनए को होस्ट में लेकर जाएगा, यहाँ पे अपना होस्ट है ई कोलाई और फॉरेन डीएनए कौन है, इंसुलिन। हम इंसुलिन जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ई कोलाई में। किसकी मदद लेंगे, वेक्टर डीएनए की। वेक्टर जैसे डिजीज के केस में भी हम यूज करते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ डिजीज मलेरिया। सो यहाँ पर जो प्लाज्मिड डीएनए है वो किसका काम करेगा, वेक्टर का। प्लाज्मिड की खास बात क्या है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, और छोटे भी हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा उनका जो कॉपी नंबर है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी एट ऑल। आज की वीडियो से आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। सो यहाँ पर हम यूज देख रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस वर्ड पे फोकस करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। ये देखिए हमारा इंसुलिन जीन है और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर दिखाया गया है, ठीक है। सो ये कोई फॉरेन डीएनए है दिस वन, और ये वेक्टर डीएनए। तो फॉरेन और वेक्टर डीएनए को दोनों को मिलाने के बाद ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस। दोनों डीएनए को हमें सेम एंजाइम से कट करना है और यहाँ पर अपना एफर्ट क्या रहेगा कि सबसे पहले हमें इन डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, इनको स्टडी करना है और हमें ये देखना है कि कौन से एंजाइम के लिए दोनों में कटिंग साइट है। जैसे यहाँ इस एग्जाम में क्या शो किया एग्जाम्पल में कि इसके पास भी इको R1 के लिए कटिंग साइट और इसके लिए भी। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता कि फॉरेन डीएनए के पास इस एंजाइम के लिए कटिंग साइट नहीं होती तो क्या ये इसे कट करता, नहीं कट करता। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए के पास सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे इस एंजाइम के पास, इन दोनों डीएनए के पास किसके लिए है, इको R1 के लिए है। तब हम क्या करेंगे, बोथ डीएनए आर ट्रीटेड विद इको R1। तो ये हमारे पास कैसे एंड मिल गए, स्टिकी एंड्स। और अब देखिए स्टिकी एंड्स क्या हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री है। AATT TTAA दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनके जुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ rDNA का, इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये सोचिए कि यहाँ से कट करने के बाद ये वापस दोनों आपस में फिर जुड़ सकते हैं। ये फॉरेन डीएनए को कट करने के बाद इनके सेगमेंट्स भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये दोनों भी जुड़ेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा rDNA प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, चांसेस आर देयर, और उन चांसेस को नंबर ऑफ इवेंट से हम बढ़ा सकते हैं। सो सेम एंजाइम से हमने ट्रीट किया तो हमें क्या मिले,
स्टिकी एंड्स, और स्टिकी एंड्स की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये वाली जो बॉन्ड है जी और ए के बीच में, इधर जो बॉन्ड है जी और ए के बीच में, वो कौन बनाएगा, लाइगेज एंजाइम। ये जुड़ तो अपने आप जाएंगे बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बेस पेयरिंग की वजह से बन जाएगी, इसके लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है। इस बॉन्ड को, ये कौन सी बॉन्ड है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कट किसने किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने। बनाएगा कौन, लाइगेज। यानी कि आरडीएनए फॉर्मेशन में दो एंजाइम का रोल है, वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड सेकेंड इज लाइगेज। लाइगेज को हम कहेंगे ज्वाइनिंग एंजाइम, मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू का मतलब एडेसिव, चिपकाने वाला, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को कहेंगे हम स्कैल्पल और सीजर। सो टू एंजाइम यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से स्टिकी एंड्स क्रिएट हुए हैं, स्टिकी एंड्स ये एक दूसरे के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, तो कौन से एंजाइम का काम आसान हो जाएगा, लाइगेज का। जी और ए बिल्कुल पास पास आ गए तो अब आराम से वो क्या क्रिएट कर सकता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग मीन्स ग्रुप, क्लोन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर ऑफ सेम टाइप। जीन क्लोनिंग मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर जीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं, दैट इज जीन क्लोनिंग। क्योंकि जैसे अगर पीछे हमने एग्जांपल लिया उसी को कंटिन्यू करेंगे, सपोज आप चाहते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपी चाहिए। सो जीन क्लोनिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज कॉपीज ऑफ ए जीन, उसको हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। वेरी इजी प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए वेक्टर डीएनए, और जिस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं उसे, दोनों वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स क्रिएट हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वेक्टर डीएनए एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें किस में इंसर्ट करना है, बैक्टीरिया में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस वो प्रोसेस जिससे बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड डीएनए को पिक करेगा यहाँ पर। सो देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी सिंपल सा क्या है, सबसे पहले हमें आरडीएनए कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उस आरडीएनए को किस में डाल देना है, होस्ट में। आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज, और होस्ट के अंदर जो एंट्री होगी उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ पीछे हमने पढ़ा ये प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो हम फॉरेन डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए में इंसर्ट नहीं करेंगे, हम किस में इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए में। अब दिस प्लाज्मिड इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, और ये अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से उतने ही कॉपी डॉटर सेल्स में चली गई हैं, एंड इन दिस वे दिस प्रोसेस गोज ऑन, और हर बैक्टीरिया के पास इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज हैं। तो मान लीजिए यहाँ लैक्स ऑफ कॉलोनीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज हैं, तो आपके पास थाउजेंड्स टाइम या लैक्स टाइम्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई। सो दिस इज जीन क्लोनिंग, एक जीन की एक से ज्यादा कॉपीज डेवलप करना। पहला स्टेप रहेगा फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दिस आरडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सूटेबल होस्ट। एक चीज अब आपको यहाँ पर एक और समझने की जरूरत है, बार बार हम कह रहे हैं कि या तो हम इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में डालेंगे, या हम जो है प्लाज्मिड डीएनए में डालेंगे, या हम न्यूक्लियो डीएनए में डालेंगे ना। तो क्वेश्चन अराइज क्यों डालेंगे, हम इसे अकेला भी तो डाल सकते हैं ना, नहीं डाल सकते। रीजन इज कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम एलियन डीएनए भी कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं। दिस डीएनए इज नॉट हैविंग ओराई, ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके पास वो सीक्वेंस नहीं है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है।
प्लाज्मिड और न्यूक्लियर डीएनए के पास खुद का ओराई होता है। ओराई वो सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। यानी कि अगर आप एलियन डीएनए को इस सेल में अकेला डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट, और डॉटर सेल में तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग पावर ऑफ रेप्लिकेशन। इसलिए जरूरी है कि एलियन डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड नहीं होते हैं, तो वहां हम प्लाज्मिड में नहीं डालेंगे फॉरेन डीएनए को, वहां हम किस में डालेंगे, न्यूक्लियस का पार्ट करेंगे, उसको न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट करेंगे। मान लीजिए आपको किसी फंजाई के अंदर जीन क्लोनिंग करना है, तो अब आप क्या करेंगे, उस फॉरेन डीएनए को, वेक्टर का काम यहाँ पर कौन करेगा, अगेन जो है फॉरेन डीएनए को हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यूक्लियर डीएनए में। इसमें हम वेक्टर की हेल्प लेंगे। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, लेकर जाने वाला। ये अभी बहुत दूर की बात है, आगे हम एक प्लाज्मिड का एग्जांपल पढ़ेंगे, टाई प्लाज्मिड, वहां पर आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। क्या कहा है हमने, फॉरेन डीएनए को अकेला होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज इट डज नॉट हैव ओराई। इसलिए जरूरी है कि ये क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट हो ताकि रेप्लिकेट हो और हर डॉटर सेल के अंदर क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। सो दिस इज जीन क्लोनिंग। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जीन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब स्टोर हाउस ऑफ बुक्स, जहां पर हर सब्जेक्ट की बुक होती है। और क्या हर बुक की एक कॉपी होगी, नो, हर बुक की एक से ज्यादा कॉपी होती है। सो लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ बुक्स जहां पर हर बुक की एक से ज्यादा कॉपी हो। सेम कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ फिट कर देना है। हम इस सेल की जीन लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। जीन लाइब्रेरी मतलब इस सेल का डीएनए, सारा डीएनए हो। देखो लाइब्रेरी मतलब सारी बुक्स, तो हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, पूरा डीएनए होना चाहिए और हर डीएनए की एक से ज्यादा कॉपी होनी चाहिए। बन गई जीनोमिक लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल को हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, ये भी हम आगे बताएंगे कैसे। ये अब हमारे पास डीएनए है। नाउ दिस डीएनए इज ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या क्रिएट होंगे, फ्रेगमेंट्स। बहुत आसान सा है। अब हमें सेम प्रोसेस हर सेगमेंट के साथ रिपीट करना है। सेम मतलब जो हमने पीछे पढ़ा, हर फ्रेगमेंट की हमें क्लोनिंग करनी है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए था और ये डीएनए पूरा 6 फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है। 1 से लेकर 6 सेगमेंट में इस सेल का पूरा डीएनए है, हो गया पूरा डीएनए, हर सब्जेक्ट की बुक हो गई। लेकिन अब हमें इनकी मल्टीपल कॉपीज करने, तो प्रोसेस विल सिमिलर टू जीन क्लोनिंग। क्या करेंगे, वेक्टर लिया, इस डीएनए को लिया और आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया, वेक्टर लिया, इस सेगमेंट को लिया, आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया। और अब इन आरडीएनए को हम कहाँ डालेंगे, बैक्टीरियल सेल में। कितनी तरह की बैक्टीरियल सेल होंगी, 7। तो 7 बैक्टीरियल कॉलोनीज होंगी। तो वो कॉलोनीज सब मिलाकर population of all the bacteria together constitute genomic library। क्यों, क्योंकि हर बैक्टीरियल सेल में इस सेल का डीएनए प्रेजेंट है। क्या पूरा प्रेजेंट है, नहीं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। कॉलोनी नंबर 1 में ये पार्ट होगा, तो 2 में ये होगा, 3 में ये, सीक्वेंस कोई भी दे सकते हैं, 4 में ये, 5 में ये, 6 में ये। यानी कि अगर हमने इसको 6 या इन्होंने 7 कर दिया, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 सेगमेंट है या 7 सेगमेंट है, तो उतनी ही तरह की कॉलोनी होंगी। सो ऑल द बैक्टीरियल पॉपुलेशंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जीन लाइब्रेरी। हर बैक्टीरिया में इस सेल के डीएनए का कुछ पार्ट होगा। और क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल भी बहुत सारी हैं, तो उनमें उस जीन की क्या होगी, मल्टीपल कॉपीज। व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जिनमें पर्टिकुलर सेल के डीएनए को हमने क्या कर दिया है, क्लोन्ड कर दिया है, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर दी हैं। सो दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जीनोम का मतलब सम टोटल ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना जीन होगा उसको हम कहते हैं जीनोम। तो यहाँ पे हमने पूरा डीएनए लिया है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम का। सी डीएनए लाइब्रेरी, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। वॉट एवर डीएनए वी आर हैविंग, सारा डीएनए प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता।
बहुत सारा डीएनए ऐसा है जो नॉन कोडिंग है, हमारी बॉडी में किसी भी काम नहीं आता है, वो डीएनए एक्सप्रेस नहीं करता है। इसके अलावा और डीएनए ऐसा है जो राइबोसोमल एंजाइम, राइबोसोमल आरएनए को कोड करेगा, और हमें मालूम है राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, वो राइबोसोम सिंथेसिस में काम आते हैं। इसी तरह हमारा कुछ डीएनए टीआरएनए को कोड करेगा, ट्रांसफर आरएनए। सो जरूर कहने का मतलब जितना भी हमारे पास, मान लीजिए इस सेल के अंदर हमने डीएनए निकाला, तो ये पूरा का पूरा डीएनए किसको कोड नहीं करेगा, एमआरएनए। सो सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब होता है वो डीएनए जो एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, उसको हम कहेंगे सीडीएनए लाइब्रेरी। जैसे हमने सेल से एमआरएनए को आइसोलेट किया, पर्टिकुलर टाइम पे सेल को किल किया, और वहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्या आइसोलेट किए, एमआरएनए, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो पर्टिकुलर एमआरएनए से हम क्या क्रिएट करेंगे, डीएनए। अब ये डीएनए क्या कहलाएगा, सीडीएनए। बस ये स्टेप डिफरेंट है। यहाँ पर हमने पूरा डीएनए लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एमआरएनए लिए हैं, फिर उस एमआरएनए से लेकर क्या बनाया है, सीडीएनए। ध्यान रहे ये डीएनए बहुत बड़ा होगा, बल्कि होगा, जहां पर जबकि यहाँ पर जो डीएनए है वो बहुत कम अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि सारा डीएनए एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता। सीडीएनए लाइब्रेरी में उन्हीं जीन को हम क्लोन करेंगे विच आर एक्सप्रेस्ड एज एमआरएनए। अब हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इन्हें ब्रेक करेंगे, वेक्टर के साथ हम इनको क्लोन करेंगे, और फिर बैक्टीरिया के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करके बैक्टीरियल पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। सो सीडीएनए लाइब्रेरी इज हैविंग ओनली दोज डीएनए सेगमेंट्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज एमआरएनए, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर उस इंडिविजुअल का पूरा जीनोम होगा, चाहे वो पार्ट एक्सप्रेस कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। अब डीएनए में जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको कहते हैं एक्सॉन, और जो कोड नहीं करती हैं उनको हम कहेंगे इंट्रॉन। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे, जबकि जो सीडीएनए लाइब्रेरी है उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, एक्सॉन, वो पार्ट जो एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। राइट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को जेल पर रन करते हैं। व्हाट इज जेल? जेल पर यहाँ जेल रहेगी एग्रोज जेल। एग्रोज जेल हमें अगार से, अगार जो है दैट इज ए पॉलीमर ऑफ एग्रोज एंड एग्रोपेक्टिन। सो अगार से हम एग्रोज को जो है आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। और एग्रोज जेल की खास बात क्या है कि जो एग्रोज है, जब हम उसको वाटर डालेंगे, एग्रोज में जब हम पानी डालेंगे तो बहुत सारा वाटर ये होल्ड कर लेता है और एक जेली लाइक सब्सटेंस क्रिएट करेगा, जेल की तरह बन जाता है। और एक इसमें सीविंग इफेक्ट भी होगा। सीव का मतलब होता है छन्नी, जालीदार। सो जितना ज्यादा अगार हम डालेंगे उतनी ही ज्यादा आपको जो है अलग अलग साइज के पोर मिलेंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ और बड़े। लेकिन अगर अगार का अमाउंट कम है तो उसमें आपको पोर साइज ऑलमोस्ट सेम साइज के मिलेंगे। जितना ज्यादा आप अगार उसमें ऐड करते जाएंगे, पोर साइज उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वेरी करेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहली चीज हमें क्या चाहिए, एग्रोज जेल। एग्रोज जेल यहाँ पर मैट्रिक्स का काम करेगा, बेस का काम करेगा। ये जो आपको लाइट ब्लू बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसे आप समझिए ये एग्रोज जेल है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ये हमें सीवीड से मिलेगा। कौन सी सीवीड्स? रेड एल्गा से मिलेगा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। एगार को जब हम वाटर ऐड करेंगे इट विल फॉर्म ए जेल एंड सीविंग इफेक्ट है। दूसरा, हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर हम एनोड और कैथोड क्रिएट करेंगे। ये जो पार्ट है दैट इज एनोड, दिस पार्ट इज एनोड। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे करंट। इस डायरेक्शन में हमने करंट अप्लाई किया, और उससे हम सेटअप बता रहे हैं पहले कि क्या क्या हमें चाहिए। तो हमें एक तो चाहिए एग्रोज जेल का मैट्रिक्स, उसके बाद हम एनोड कैथोड क्रिएट करेंगे। ये एनोड है और यहाँ से हम करंट अप्लाई करेंगे।
और ये वेल्स हैं जिनमें हम सैंपल की लोडिंग करेंगे। ये हमारा मार्कर सैंपल है जिसमें हमें मालूम है कि कौन से फ्रेगमेंट का साइज कितना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको 1 KB 2 KB ऐसे हम कह देते हैं। सपोज ये फ्रेगमेंट 1 KB है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KB तक के ये फ्रेगमेंट्स हैं। और ये इस तरह का हमने ग्रेडेशन बना दिया है कि ताकि हमें पता चले जो अननोन सैंपल्स हैं उनमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज कितना है। तो मार्कर यहाँ पर नॉन जो साइज है उनकी सीक्वेंसेस है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हमें चाहिए एग्रोज जेल का मैट्रिक्स। उसके बाद हम एनोड क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे डीएनए सैंपल। सपोज हमने कोई डीएनए सैंपल लिया और उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया और डाइजेशन के बाद हम उसको यहाँ पर डालेंगे और अब करंट अप्लाई करेंगे। करंट अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो डीएनए सैंपल है वो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा। डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, फोस्फेट की वजह से। सो इट विल मूव टुवर्ड एनोड। और जब डीएनए एनोड की तरफ मूव करेगा तो जो सेगमेंट जितना छोटा साइज का होगा वो उस सीव से, जो जाली का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे एग्रोज का, वो उस जाली से जल्दी बाहर निकलेगा और दौड़कर आगे पहुंच जाएगा। सो जितना ज़्यादा हम अगार ऐड करेंगे, पोरोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है, जो साइज है, उतना ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो जो छोटे सेगमेंट्स हैं वो जल्दी पार करेंगे और बड़े सेगमेंट थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उनको हम किसके बेस पे सेपरेट कर रहे हैं? साइज के बेस पे। हालांकि एक और क्राइटेरिया भी अभी हम बताएंगे क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होगा, दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हमने चार्ज की बात भी की थी, चार्ज के बेस पे भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं है कि ये चार्ज के बेस पे सेपरेट नहीं हो रहा, चार्ज के बेस पे भी सेपरेट हो रहा है। पर यूनिट एरिया जो चार्ज है, लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट्स है यहाँ पर यूनिट एरिया जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मेन जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? साइज। जैसे अगर आप प्रोटीन देखें तो प्रोटीन चार्ज के बेस पे भी सेपरेट होते हैं, साइज के बेस पर भी होते हैं, पीएच के बेस पर भी होते हैं। पीएच यहाँ पर हम क्या करेंगे? जेल के अंदर पीएच के ग्रेडियंट्स एस्टेब्लिश करेंगे। तो जो प्रोटीन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसी पीएच पर जाकर वो रुक जाएगा, वहीं पर जाकर वो सेटल हो जाएगा, फर्दर आगे मूव नहीं करेगा। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? दिस इज ए टेक्निक टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स, जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, चार्ज, पीएच। डीएनए को हम यहाँ पर किसके बेस पर ले रहे हैं? साइज के बेस पर, बिकॉज जो चार्ज है लीनियर डीएनए में पर यूनिट एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो सेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? आगा एनोड की तरफ। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो शुरू में विजिबल नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट विजिबल इन विजिबल लाइट। डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजिबल लाइट में हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करेंगे with a chemical known as ethidium bromide, and we have to take care कि हम पर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, because ethidium bromide है that is carcinogenic, cause cancer। सो सबसे पहले हम ये ऑरेंज कलर का केमिकल है, सो हम इसको डीएनए सेगमेंट्स को स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। अब भी डीएनए दिखाई नहीं देगा। अब हम डालेंगे यूवी रेज। जब हम यूवी रेज का एक्सपोजर करेंगे डीएनए विल अपीयर एज ऑरेंज बैंड, और these bands are extracted from gel piece और they are used। जहाँ पर भी हमें चाहिए हम उनका यूज कर सकते हैं। और दीज जैसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हम एग्रोज जेल का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, डीएनए सैंपल की लोडिंग करेंगे, एनोड क्रिएट करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, डीएनए सेगमेंट मूव करेगा। अब हम उसको स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, यूवी रेज एक्सपोज होंगी, यूवी रेज एक्सपोज करेंगे तो डीएनए विल अपीयर एज ऑरेंज बैंड। ऑरेंज, अब इन डीएनए को जेल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस लास्ट स्टेप इज नोन एज इल्यूशन।
Separation of extraction of DNA fragments from gel is known as illusion. So that's all about electrophoresis. So this is a technique to separate DNA fragments on the basis of charge. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बेस पे सिंपल सा न्यूमेरिकल है. ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो एंजाइम है ये गिवन होगा. ये पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है. अगर इको R1 से ट्रीट करें तो कटिंग साइट है ये, तो आपको 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे 1.9 kb, 1.4 kb, 2.2 kb. लेकिन अगर BAM-H1 एंजाइम से ट्रीट करते हैं, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन से मिलता है BAM-H1. तो इसकी भी 2 कटिंग साइट है और इस पे हमें फ्रेगमेंट मिलेंगे 3 का, 1.5 kb एंड 1 kb. लेकिन अगर हम दोनों एंजाइम से ट्रीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ फिर देखेंगे पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को हमने इको R1 से ट्रीट किया तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? 3. अब आपको ऑप्शन में ये जेल के पैटर्न दिए होंगे तो आपको पता लगाना है कौन सा सही है. तो हम इको R1 के लिए देखते हैं. देखो इको R1 2.2, 1.9, 1.4. ये देखो 2.2, 1.9, 1.4 साइज के बेस पे दिखाया 3 सेगमेंट. BAM-H1 से ट्रीट करेंगे तो मिलेगा हमें 1, 1.5, 3. 1, 1.5 और 3 BAM-H1 से ट्रीट करेंगे तो. लेकिन दोनों से ट्रीट करेंगे तो देखो आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. इसको हमने यहाँ डाल दिया. देखो ये 1.9 पर थी, अगले वाली कहाँ है? 30 पर. तो यानी कि 1.9 तो पहले था और 30 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 1.1. इसी तरह 30 के बाद ये 1.4 मतलब 3.3. 1.9 से 3.3 तक हो गया ना यहाँ पर. लेकिन 30 तक यहाँ पर BAM-H1 है तो कितना बच गया? 0.3. तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. तो आपको कितने बैंड मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3, 4, 5. कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करते कैलकुलेशन की 1.5 होता, यहाँ पर भी कितना होता? 1.5. तो इको R1 में आपको 3 बैंड मिलते, BAM-H1 में भी 3 बैंड. लेकिन यहाँ पर बैंड का नंबर कम हो जाता. क्यों? क्योंकि इससे ट्रीट करने पर भी 1.5 मिल रहा है. और अगर इस दो, कहने का मतलब अगर 2 बैंड आपको सेम साइज के मिल रहे हैं तो वो ओवरलैप करेंगे और एक ही पोजीशन पर जाकर कंसंट्रेट होंगे. तो उस केस में आपको नंबर ऑफ बैंड कम मिलेंगे. मान लीजिए 3 kb का कोई फ्रेगमेंट है, आपने उसको जेल पर रन किया, 3 kb है सपोज, तो 1 बैंड मिलेगा 3 kb. लेकिन मान लीजिए आपने उसको किसी एंजाइम से कट किया और जिसमें आपको 1.5 kb के 2 फ्रेगमेंट्स मिले, तब भी आपको कितने बैंड मिलेंगे? 1 ही बैंड मिलेगा. पहले 3 kb पे जाकर रुक रहा था, अब 1.5 kb पर. तो अगर साइज सेम है तो उनका जो पोजीशन है जेल पर वो सेम रहेगा. लेकिन यहाँ पर साइज क्या है? डिफरेंट. अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मान लीजिए प्लाज्मिड डीएनए को हमने इको प्लाज्मिड एक सैंपल में हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया, इको R1 उसमें ऐड किया. सो अगर हम देखेंगे कि एक प्लाज्मिड डीएनए को जेल पर रन करेंगे तो आपको कितना बैंड मिलेगा? 1 बैंड मिलेगा. लेकिन अगर आपने प्लाज्मिड डीएनए को किससे कट कर दिया है? इको R1 से, तो आपको कितने बैंड मिलेंगे? यस, तो भी आपको 1 ही मिलेगा. वाई? ये प्लाज्मिड डीएनए को आपने जेल पे रन किया तो मिला. एक रेस्ट्रिक्शन एंडोनल की कटिंग साइट है तो देखो एक कटिंग साइट है तो आपको कितना बैंड मिलेगा? तब भी आपको 1 ही बैंड मिलेगा. सीधी सी बात है कि पहले डीएनए कैसा था? सर्कुलर, 1 बैंड मिला. लेकिन अब आपने एक जगह से कट किया है तो अब कैसा हो गया? लीनियर. तो अब भी आपको कितने बैंड मिलेंगे? 1 बैंड मिलेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सर्कुलर डीएनए में आपको 1 बैंड मिलेगा, लीनियर डीएनए में भी आपको 1 बैंड मिलेगा. लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए पर 1 कटिंग साइट है तो भी आपको 1 ही बैंड मिलेगा. लेकिन लीनियर डीएनए पर 1 कटिंग साइट है तो आपको कितने बैंड मिलेंगे? 2 मिलेंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सर्कुलर डीएनए है उसमें फ्री एंड्स नहीं है और लीनियर डीएनए में 2 फ्री एंड्स है. तो हमेशा जो बैंड का नंबर है वो सर्कुलर डीएनए में कम रहेगा. जैसे मान लीजिए अगर इस प्लाज्मिड में 2 कटिंग साइट है तो आपको कितने बैंड मिलेंगे? 2 मिलेंगे. लेकिन इसमें 2 कटिंग साइट है तो आपको इसमें कितने बैंड मिलेंगे? 3 मिलेंगे. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड
linear DNA. So ये different questions हैं which might be asked on the basis of gel electrophoresis. Very easy to solve. Just mathematical approach रखना है, थोड़ा सा biology रखना है कि जितनी cutting site है उन पे ही particular cut होगा, और उसके बेस पर जब हम जेल पर रन करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद जब जेल पर रन करेंगे तो DNA fragment will separate according to sites. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए बाय. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.